हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्द्रता, वायु दाब और बादल। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, ऑप्शन ए है अपक्व होता है, बी है तीक्ष्ण होता है, सी है झुलसाने वाला होता है और डी है उमस वाला होता है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उमस वाला होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रीष्म काल में वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो मौसम उमस वाला होता है। इसका कारण है कि जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इससे ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता परिणाम है। यह है वाष्पीकरण का, बी है वाष्पोत्सर्जन का और सी है ऊष्मा की उपस्थिति का, डी है हवा में नमी की उपस्थिति का। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, हवा में नमी की उपस्थिति का। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आर, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ये गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, अतः ये सही। परंतु उपयुक्त अक्षांशों के संदर्भ में महासागरों एवं भूमि पर निर्मित निम्न वायुदाब केंद्रों का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि महासागरों पर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र अस्थायी होते हैं, अतः कारण भी सही है। लेकिन यह कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव में से किसे आप हर्ष अक्षांश से संबंध करेंगे? ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 23.5 डिग्री। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है तब इस पेटी को अश्व अक्षांश की भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलायानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हर्ष अक्षांश कहलाता है। दो है, हर्ष अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? यह है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, वायु दाब सबसे कम होता है। ए है शीत ऋतु में, बी है वसंत ऋतु में, सी है शरद ऋतु में और डी है ग्रीष्म ऋतु में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। धरातल पर वायुमंडलीय वायु दाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायु दाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायु दाब में भी गिरावट होती है। अगला प्रश्न है, बादल परिणाम है। ए है वाष्पीकरण के, बी है सामान्य ताप पर ह्रास दर के, सी है कैटाबैटिक ह्रास दर के और डी है संघनन के। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा संघनन के। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूह को बादल कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? यह है कपासी, बी है कपासी वर्षा, सी है वर्षा स्तरी और डी है पक्षाघ वर्षा स्तरी। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा कपासी वर्षा। कपासी वर्षा बादल अधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। इनमें कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। ए है मध्य कपासी, बी है मध्य स्तरी, सी है कपासी और डी है पक्षाभ स्तरी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा पक्षाभ स्तरी। पक्षाभ स्तरी बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। एक है संघनन, दो है उच्च ताप एवं आर्द्रता, तीन है पर्वत विज्ञान, चार है ऊर्ध्वाधर हवा, मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? ए में 1 और 2, बी में 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। अतः पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से है। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? एक है आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, दो है तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तीन है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलने से। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ए में केवल 1, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मेघ गर्जन को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दिया जा रहा है। बिजली के चमकते ही वर्षा उत्पन्न हो जाती है जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इसी कारण भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन के उत्पन्न नहीं करता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ में विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। यह कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, वे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, सी है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, डी है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। वायुमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीकी पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक है। पक्षाभ मेघ जल वाष्प के बर्फीले क्रिस्टल है जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर विस्मत ट्राइआयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिक तकनीक के तहत तापमंडल में सल्फेट वायु विलय के छिड़काव से एक परत बन जाएगी और सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परावर्तित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? यह भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। बी है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। सी है मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। डी है बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जल वाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।